नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं पुनः उपस्थित हूं आपके सामने वेब डिजाइन की क्लास लेकर। बहुत ही अच्छा और शानदार पेपर जिसमें आपको आने वाली परीक्षा से संबंधित या उस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हुआ हूं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, वो लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी नौकरियां जो कि ओ लेवल पर ही आधारित होने वाली हैं, तो इसलिए हम लोग महत्व देते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करें ताकि बच्चों हम लोग आसानी से मदद कर सकें और आप अपने पेपर को निकाल सकें। तो चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बिना देर किए क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। प्रश्नों का संग्रह आपके सामने है। आज मैं क्वेश्चंस लेने चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। HTML से सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी मदद से आप वेब डिजाइन का स्ट्रक्चर करते हो कि भैया कौन सा वो टैग है जो पैराग्राफ बनाता है। मैं सीधे आंसर पे टिक मार रहा हूं, P टैग। दुनिया जानती है बच्चों कि P वो टैग है जिसकी मदद से हम पैराग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। किस में? HTML में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग से निवेदन है कि खूब सारे उत्तर दीजिए। हमारे इस परीक्षा में, हमारे इस पेपर सॉल्विंग में आप भी भागीदार बनिए और आंसर्स जरूर दीजिए। एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। आप जानते हो बच्चों फॉर्म क्या होता है। फॉर्म इज द वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर एंड भेज दिया जाता है उसको कहां पर? सर्वर पे। फ्रंट एंड डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर्म। फॉर्म के कौन कौन से मेन टैग्स, मेथड, एट्रीब्यूट्स होते हैं? तो दो जरूर होता है बच्चों, मेथड भी है और एक्शन भी है। मेथड क्या बताता है कि किस तरीके से डेटा अपलोड होगा, गेट या पोस्ट। एक्शन टैग बताता है, एक्शन एट्रीब्यूट बताता है कि वो कौन सी फाइल है जो सर्वर पे आपके डेटा को बच्चों प्रोसेस करेगी। तो बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी आपका। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा। थर्ड प्रश्न की ओर ले रहा हूं आपको। वेब पेजेज स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। कोई भी आप वेब पेज बच्चों HTML में जब बनाते हैं तो किस टैग से उसकी शुरुआत होती है? ममता कुमारी जी सी ऑप्शन कह रही हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही उत्तर है ममता जी। आपके वेब पेज की शुरुआत हमेशा HTML से होती है। उसका स्ट्रक्चर की शुरुआत हमेशा HTML टैग से ही होती है। बिल्कुल सही आंसर है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हुए, Which of the following tag is used to create numbered list? आप में से कौन बताएगा कि नंबर्ड लिस्ट वो लिस्ट जिसमें आइटम का सीक्वेंस बनता है, महत्वपूर्ण है। नंबर्ड लिस्ट किससे बनती है बच्चों? आपको मालूम है OL टैग ही वो टैग है जिसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं, की मदद से आप नंबर्ड लिस्ट का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न क्या है? HTML का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या चल रहा है? बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? HTML का जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वो है HTML 5.0। कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। और ये वो वर्जन है HTML का जिसमें कुछ नए एलिमेंट्स, कुछ नए टैग्स को बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया है। कुछ नए टैग्स जोड़े गए हैं। सेक्शन, आर्टिकल, NAV, एम्बेड, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। ऐसे जाने कितने टैग्स हैं जो नए जोड़ दिए गए हैं। किसमें जोड़ दिए गए हैं? आपके HTML 5.0 में। छठवां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर? आपको मालूम है बच्चों, आप अपने वेब पेज में बैकग्राउंड कलर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बताइएगा कौन सा सही होगा? पहला गलत है, बॉडी कलर चलता नहीं, बॉडी BG बराबर येलो, गलत है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बॉडी BG कलर बराबर येलो। कलर का नाम डबल कोट्स में दिया जाता है। जो तीसरा तरीका है बच्चों, जो थर्ड तरीका है, थर्ड अप्रोच है, दैट इज द करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद के साथ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। छठवें के बाद 7वें प्रश्न की ओर लेता हूं। Which symbol can be used at the beginning of href text? href मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के बिगिनिंग में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? बता सकता है आप में से कोई? हैं जी, कोई बताएगा मुझे? फुलचंद कुमार जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे थोड़ा सा 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बोलो। आपका हैश सिंबल का यूज करते हैं ना बिगनिंग ऑफ href टेक्स्ट। जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग सभी लोग दे रहे हैं और ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो आज की डेट में वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। आज वेब पेज का एक्सटेंशन ही .html होता है, बाकी सारी टेक्नोलॉजी HTML के साथ मिलके चलती है। तो बच्चों क्या होगा इसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट। 8वें प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है बच्चों। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। Which of the following tag is used to mark a beginning of paragraph? पैराग्राफ की शुरुआत में कौन से टैग का यूज करते हैं मेरे बच्चों? Which tag is used to mark a beginning of paragraph? बताइए, पैराग्राफ की स्टार्टिंग किससे होती है? क्या TD से होती है? क्या BR से होती है? क्या TR से? किसी से नहीं होती, P टैग से होती है। कैसे बनाते हो? P, जो भी आइटम लिखने हैं लिख लिया, P को आपने क्लोज कर दिया, ये आपका एक पैराग्राफ जैसी चीज बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कैसे बनती है, जिसको हम लोग डेफिनेशन लिस्ट भी बच्चों कहते हैं? बताइए भाई, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कैसे निर्मित होती है वेब डिजाइनिंग में? HTML में कौन सा टैग है? क्या LL है? क्या DD है? क्या DS है? कोई नहीं है, DL है। डेफिनेशन या डिस्क्रिप्टिव लिस्ट भी इसको कहते हैं, जिसमें हम लोग सेट ऑफ एलिमेंट्स को रख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। बताओ भाई, सबसे बड़ी हेडिंग बनानी है HTML में, कौन सा टैग आप यूज करेंगे? विच इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग फॉर HTML? क्या आप हेड का यूज करेंगे? नहीं। हेडिंग का यूज करेंगे? नहीं। H6 स्मॉलेस्ट है, H1 तुम्हारी लार्जेस्ट है। तो 11वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप सबको मालूम है, मुझे पता है, मुझे मालूम है बच्चों कि आप सबको ये क्लियर मालूम है कि 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? डी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मार्कअप टैग टेल्स द ब्राउजर। मार्कअप टैग ब्राउजर से क्या बताते हैं? हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, हाउ टू डिस्प्ले द पेज, हाउ टू मैसेज बॉक्स ऑन ए पेज। ये तो गलत है, नन ऑफ दीज गलत है। हाउ टू ऑर्गेनाइज और हाउ टू डिस्प्ले में से क्या लगाएं? आप लोग ही बताइए। 12वें का क्या होगा? ऑर्गेनाइज नहीं बताता, बताता है हाउ टू डिस्प्ले। कोई टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मार्कअप बोलते हैं। क्लियर? तो बी ऑप्शन लगाइएगा 12वें का। 13वां नंबर प्रश्न, www किस मॉडल पर आधारित है? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बताओ भाई, www जहां वर्ल्ड वाइड वेब, यहां पर दो ही चीज है, या तो क्लाइंट है या तो सर्वर है। क्लाइंट ब्राउजर है, सर्वर वेबसाइट्स है, वेब सर्वर है। बीच में कनेक्शन कौन देता है? HTTP देता है। तो बताइए किस मॉडल पर आधारित है बच्चों? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मॉडल पर ये तुम्हारा आधारित है। 13वां प्रश्न हो गया क्लियर। तो बढ़े आगे 14वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स
कंट्रोल टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर। टेक्स्ट बॉक्स में कौन सा वो एट्रीब्यूट है जो ये बताता है कि सबसे ज्यादा कितने कैरेक्टर्स उसमें होंगे? बहुत क्लियर है बच्चों, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट है, इनपुट टैग के साथ यूज किया जाता है जब आप टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करते हैं, जिसकी मदद से टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण हम लोग करते हैं। 14वें का सी प्रश्न लगाइएगा 15वें प्रश्न पे आते हुए। HTML किसका सबसेट है? दुनिया में जितनी मार्कअप लैंग्वेज है बच्चों, ध्यान से सारे लोग सुन लो, दुनिया में जितनी मार्कअप लैंग्वेज है, HTML है, XML है, उन सब का स्टैंडर्ड स्पेसिफाई जो लैंग्वेज करती है उसको दुनिया SGML के नाम से जानती है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये इंफॉर्मेशन रखती है अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज की लैंग्वेज आप कह लो। ये डेफिनेशन, इसको D2D भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, याद रखना। तो 15वां प्रश्न बी हो गया। 16वां प्रश्न पे आ जाओ। ए टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर। बच्चों ए टैग का यूज क्यों किया जाता है? कोई आप में से बताएगा क्या? ए का मतलब होता है मेरे बच्चों एंकर टैग, और एंकर टैग का यूज क्यों करते हैं? वाई? फॉर क्रिएटिंग लिंक्स इन HTML। हाइपरलिंक आप जानते हैं HTTP के द्वारा रन होता है, एंकर टैग उसी का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 17वां प्रश्न, इज यूज टू इनेबल द यूज ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट्स। कौन है जो एक्टिव डॉक्यूमेंट्स को प्रयोग करने में हमें सक्षम बनाता है? HTML, CGI, जावा या ऑल, ये तीनों टेक्नोलॉजी हमें इस काम के लिए बच्चों सपोर्ट करती हैं। तो 17वां का उत्तर हो गया डी। लगाना आप 18वां प्रश्न पे आते हुए। व्हाट टैग इज ए कंटेनर? बताओ भाई, कंटेनर टैग क्या होता है? वो टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हो और जो कंटेन करता हो सम इंफॉर्मेशन। तुम्हारे वेब पेज का सबसे बड़ा जो कंटेनर टैग है मेरे भाई, वो तुम्हारा बॉडी टैग है। कौन सा टैग है? बॉडी। बाकी मैक्सिमम ये सारे एम्प्टी टैग्स हैं। HTML में दो प्रकार के टैग्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर नीड नॉट टू क्लोज, जबकि एम्प्टी कंटेनर मस्ट बी क्लोज। उल्टा कह गया मैं, एम्प्टी नीड नॉट टू क्लोज। तो ए इज द राइट आंसर 18वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड इमेज फॉर्मेट? 19वां नंबर प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है। बता सकता आप में से कोई बच्चों क्या आंसर होगा? यहां पे मैं बताता चलूं कि TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये तीन तो हैं। ये MPEG इमेज फॉर्मेट नहीं है बच्चों। तो इसका राइट आंसर डी लगाना। 20वें प्रश्न पे आता हूं। हाउ यू कैन ओपन लिंक इन लिस्ट ऑन यूनिक न्यू विंडो? बताओ भाई, आप किसी लिंक को किसी न्यू विंडो में कैसे क्लिक करेंगे? तो बच्चों आप सबको बताता चलूं कि तुम्हारा जो ए टैग होता है ना, ए टैग में एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट, जो ये बताता है कि लिंक साहब कहां पे खुलेगा। बाय डिफॉल्ट लिंक्स जहां पर आपने क्रिएट किया है उसी विंडो पे खुल जाता है, उसी टैब पे खुल जाता है। सेल्फ होती है वैल्यू। टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से आप उस वैल्यू को बदल सकते हैं। तो अगर आप टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे ना, तब जाकर क्या होगा, वो आपका न्यू विंडो पर जाकर बच्चों खुलेगा। तो 20वें का सी उत्तर आप लोग भी बता रहे होंगे। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ E that have the attribute attr at the end with the given value? बताइए, at the end with the given value क्या होगा? बहुत अच्छा बच्चों, ये CSS चालू हो गया यहां से।
प्रश्न नंबर 21 से CSS चालू हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है ये तुम्हारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर का है, और वो कह रहा ना यहां पकड़ेंगे आप कैसे। एट द एंड, जहां एंड शब्द आएगा वहां डॉलर लगेगा, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों बी होगा। बिल्कुल रुद्र प्रताप जी आप सही बोल रहे हैं, 21वें का बी होगा राइट आंसर। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट आर चेक्ड। बताओ 22वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। 22 का राइट आंसर। चेक्ड का मतलब एलिमेंट आप जानते हैं चेक्ड वैल्यू हो जाती है, जैसे आप सेलेक्ट बॉक्स में आइटम्स को चेक्ड करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर 22वें का बच्चों सी लगाना। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ जाना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर डिफॉल्ट एमंग ए सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट। कौन सा सेलेक्टर इस काम को करेगा। 23वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप बच्चों। 23वां नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर डिफॉल्ट होगा। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट आर करेंटली इनेबल्ड। इनेबल्ड का मतलब जिसको आपने एक्टिवेट कर रखा है, डिसेबल्ड का मतलब जिसको डीएक्टिवेट कर रखा है। 24 का बिल्कुल आप पहचान चुके होंगे, सी लगाइएगा, इनेबल्ड फुल कोलन। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट इज ऑफ इट्स टाइप। बताओ भाई 25वें का क्या आंसर लगाओगे। 25 नंबर क्वेश्चन का फुल कोलन फर्स्ट डैश चाइल्ड, जाहिर सी बात है नाम से ही लग रहा है आपको, ए होगा। 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द सेलेक्टर एस। बताइए 26वें का क्या होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 26, तो देखिए ये आपका दिया है ना, ये नॉट एस, सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following selector select an element if it is only child of its parent। बोलिएगा क्या आएगा आंसर 27वें का। 27 का ओनली फुल कोलन ओनली डैश चाइल्ड, सी ऑप्शन लगेगा। 28वां, which of the following selector applies styles to elements that are valid per HTML5 validation set either with the pattern or type attribute। बताओ भाई 28 नंबर, ये सारे CSS के क्वेश्चन हैं। हैश फुल कोलन वैलिड लगेगा, इसका आंसर ए होगा। Which of the following attribute is used to provide a unique name। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा, ये पूछा जा सकता है कि यूनिक नेम एलिमेंट का कौन देता है, यानी यूनिकनेस कहां जरूरी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यूनिकनेस चाहिए आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर किससे शुरू होता है, हैश से। तो 29वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, 29वें का बी लगाना आप लोग, और 30वें प्रश्न की ओर आ जाना। Which of the following HTML attribute is used to define inline style। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनलाइन स्टाइल को यानी इनलाइन CSS को कैसे आप डिफाइन करते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, स्टाइल। ए ऑप्शन लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इसके पीछे वाला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 31 CSS के क्वेश्चन कुछ और आ रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा सेट है बच्चों, ध्यान से देखो। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। देखिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स या क्रिएटिव या
बाकी तीनों गलत दिया है। ए ऑप्शन सही है। कैस्केडिंग का मतलब भी सुन लो कि अगर आपने कोई चेंज पेरेंट पे किया तो उसका असर चाइल्ड पे जरूर आएगा बच्चों, जरूर आएगा चाइल्ड पे, ये ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न पे आते हैं 32 नंबर। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट? ये देखिए चौथा, बहुत सुंदर। लिंक रेल बराबर स्टाइल शीट, टाइप बराबर टेक्स्ट या CSS और SRC बराबर माई स्टाइल शीट डॉट CSS। 32 क्वेश्चन, बहुत सॉरी मैं गलत बता गया इसको, फिर से मैं रिपीट कर दूं। लिंक रेल बराबर स्टाइल शीट, टाइप बराबर टेक्स्ट ऑब्लिक CSS और HREF माई स्टाइल, SRC जावास्क्रिप्ट पे चलता है। तो 32 का C आंसर लगाइएगा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, तीन प्रकार की स्टाइल शीट्स होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। वेयर इज एन Where is an HTML document is correct place to refer to an external style sheet? कहां पर बच्चों हम लोगों को एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रेफर करना चाहिए? बेस्ट प्लेस क्या है? कर तो तुम कहीं भी सकते हो, बट बात अगर बेस्ट प्लेस की होगी, एक्सटर्नल स्टाइल फाइल को कॉल करना है तो हेड से अच्छा कोई जगह तुम्हारी नहीं है। 33 नंबर का C ऑप्शन लगाइएगा। 34, विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट? कौन से टैग से तुम इंटरनल स्टाइल शीट को बच्चों डिफाइन करते हो? तो स्टाइल टैग इज द बेस्ट ऑप्शन। 34 का B लगाइएगा। 35वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। करेक्ट CSS का सिंटैक्स क्या है? कई बार आया है, कई बार ये प्रश्न बच्चों पूछा है कि CSS को लिखने का सही तरीका क्या है। तो देखिए तरीका देख लीजिए, यहां पर टैग यानी सेलेक्टर का नाम, करली ब्रेसेस, प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यू, सेमीकोलन और बीच में फुल कोलन। ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये उसकी वैल्यू है, ये सेलेक्टर है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 का C लगाइएगा, बाकी सब गलत है। 35 प्रश्न नंबर का बच्चों B नहीं होगा, अंशुपाल B नहीं होगा बेटा, ध्यान से देख लो। 35वें का C होगा। 36वें नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं। आप CSS में कमेंट कैसे देंगे? ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये चौथा सही है। कमेंट देने का बड़ा सिंपल तरीका है, // CSS में दिया जाता है। इसके बाद बढ़ता हूं 36 के बाद 37 नंबर पे। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर? बताओ भाई, बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी, सॉरी, बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी से आप CSS में बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं और कलर से टेक्स्ट। अगला, हाउ डू यू ऐड बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट्स? बताइए। ये गलत, ये गलत, ये गलत। आप क्या लिखेंगे? H1 सेलेक्टर बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी और रेड उसकी वैल्यू। हो गया, हो गया साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 38 का करेक्ट आंसर होगा B। 39 प्रश्न पे आता हूं। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर? कौन सा वो प्रॉपर्टी है? हम ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, हम ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं। फिलहाल अभी ऑनलाइन मोड पे चल रहा है। अगर आप प्रयागराज के हैं तो निश्चित तौर पे ऑफलाइन में आपकी मदद कर सकते हैं।
बच्चों ध्यान से देखिए 39 नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट कलर को बच्चों चेंज करती है? तो कलर प्रॉपर्टी है CSS में जो कि टेक्स्ट को क्या करती हो, चेंज करता है बच्चों। किसको चेंज करता है? टेक्स्ट कलर को बदल देता है। इसी तरह से आप 40वें प्रश्न तक आ चुके हैं। बताइए टेक्स्ट साइज को कौन सी प्रॉपर्टी बदलती है? हैं? 40 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40वां प्रश्न, टेक्स्ट साइज को बदलने की जो प्रॉपर्टी है वो है तुम्हारी, ये तीनों तो गलत है भाई, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। 41वें नंबर पे आता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग अचीव द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? इनमें से किसकी मदद से, इनमें से स्क्रिप्टिंग, इनको ऑफलाइन क्लास लेना है सत्यम हैकर जी को, नंबर बताइए। आप प्रयागराज से हैं सिस्टम हैकर जी? अच्छा भाई, अब तो यार हमको जानते होगे, प्रयागराज से हो तो। नहीं जानते हो तो नंबर मैं दिलवा दे रहा हूं, आप उस पर कॉल करके मेरा नाम पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नितिन मेरा नाम है, नितिन श्रीवास्तव, आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग अचीव्स द इफेक्ट ऑफ यूजिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? 41 नंबर का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ADHTML। 42 नंबर, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? क्या है जावा स्क्रिप्ट? ए मार्कअप लैंग्वेज? नहीं है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस। जावा स्क्रिप्ट क्या है बच्चों? इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ना ये मार्कअप है, ना ये डेटाबेस है, ना ये सर्वर है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। जावा स्क्रिप्ट बच्चों आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वह कैसी प्रोग्रामिंग? स्क्रिप्टिंग। आगे चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। ध्यान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका जो करेक्ट उत्तर है बच्चों वो ये है, जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। बहुत लोगों को बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो, लेकिन फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशन HTML के साथ नहीं चलेगा। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज यहां पर कहा जाएगा, तो गलत नहीं होगा। 43वें का ए होगा। 44वां प्रश्न क्या है? एमंग द गिवन स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट डिफाइंस क्लोजर्स इन जावा स्क्रिप्ट? JavaScript is a function that is enclosed with references. JavaScript is a function that is enclosed within the object to inner function scope. इसका कोई उत्तर मेरा ख्याल है सही नहीं है, क्योंकि JavaScript स्वयं फंक्शन थोड़ो है। 44 का डी होगा। 45वें पे आ जाओ। जावा स्क्रिप्ट में एरे क्या है? एरेज इन जावा स्क्रिप्ट आर डिफाइंड बाय, इनमें से किस? इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू, इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, या इट इज एन ऑर्डर्ड स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ, इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जावा स्क्रिप्ट में जो एरे है बच्चों वो कलेक्शन है किसका? वैल्यू का। लेकिन कैसी वैल्यू? सेम टाइप। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। याद रखना, ये फॉर्मूला हर जगह सही है। तो 45 का ए होगा। 46 नंबर प्रश्न पे आता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप? नंबर नल होता है, अनडिफाइंड अंडरलाइंड कोई टाइप नहीं है। बी गलत होगा। 46 का बी। 47 नंबर प्रश्न पे आता हूं। Where is client side JavaScript code is embedded within HTML document? A URL that is special JavaScript stack, a URL that is used special JavaScript encoding. A होगा, a URL that is
यूज स्पेशल जावास्क्रिप्ट कोड। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज द मेन एंट्री पॉइंट टू ऑल क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फीचर्स। बताओ भाई 48वां प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बच्चों। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एंट्री पॉइंट क्या है? तुम्हारे मेन एंट्री पॉइंट बच्चों विंडो होता है, तो बी होगा, ना पोजीशन होगा, ना स्टैंडर्ड होगा, ना लोकेशन होगा। तो 48वें नंबर प्रश्न का उत्तर बी लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कॉल ए जावास्क्रिप्ट कोड स्निप्ट। बताइए किसकी मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को कॉल कर सकते हैं। 49 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फंक्शन या मेथड की मदद से आप जावास्क्रिप्ट में लिखे गए कोड को बच्चों कॉल कर सकते हैं। तो 49 का ए होगा। एंड द लास्ट 50 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स करेक्टली what happens a JavaScript program is developed on Unix machine, will work perfectly well, Windows machine will be displayed as JavaScript text, will throw errors and exception, must be restricted to a Unix machine only। 50वें का भैया कोई भी चीज JavaScript में लिखी है वो किसी भी मशीन पे चलेगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, देखिए विच इज द वैलिड एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल्स। जो आप वेब पेज बनाते हो बच्चों उसका वैलिड एक्सटेंशन HTML भी हो सकता है, HTML भी हो सकता है, XML नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ A एंड B। आशा करते हैं आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। विदु शिंदे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप बच्चों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न आपके सामने ले रहा हूं। हाइपरलिंक ओपन इन न्यू पेज कौन सा वो कोड है जो आपको बच्चों हाइपरलिंक को नए पेज में खोलेगा। आपको मालूम है हाइपरलिंक ए टैग से बनता है href एट्रीब्यूट के साथ। href बराबर, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, http www.eams.edu टारगेट बराबर अंडरस्कोर ब्लैंक, क्लिक हियर, और ए को उन्होंने बंद कर दिया है। सनोज कुमार जी नमस्कार। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई। करेक्ट आंसर इसका डी लगाइएगा। ये देख रहे हैं ना आप, जिसमें टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने क्या दी है, ब्लैंक दी है। तो दिस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा मुस्कान इलाहाबादी जी, प्रहलाद कुमार मोहले जी, आपका भी बहुत बहुत बच्चों स्वागत है। आप काफी दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हुए, What is the correct HTML for adding background color? करेक्ट HTML तरीका क्या है बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का? बताओ भाई। आपके वेब पेज का जो बैकग्राउंड है, अगर आपको उसको रंग देना है, बदलना है, तो बच्चों एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी का BG कलर और उसकी वैल्यू येलो। तो करेक्ट आंसर बी लगाइएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, आपका बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए 3 प्रश्न आपके बता चुका हूं मैं, चौथे प्रश्न की ओर ले रहा हूं अब आपको। लार्जेस्ट हेडिंग क्या होगी HTML में? H1 आप सब जानते हैं। द करेक्ट लार्जेस्ट हेडिंग टैग फॉर HTML में वो आपकी होगी बच्चों H1। H1 तुम्हारा करेक्ट है। अगला क्या होगा बताइए? इस टेक्स्ट विथ हाइपरलिंक्स। कौन से टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक्स कहेंगे? लोअर टेक्स्ट, अपर टेक्स्ट, टॉगल टेक्स्ट? कोई नहीं, कोई नहीं बच्चों। आपका इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट। क्या आंसर होगा इसका? डी इज द राइट आंसर। जो टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट के साथ होता है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक्स कहते हैं, जिस पे क्लिक करते ही आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले जाता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी किसके साथ यूज होती है? लेबल नहीं, टेक्स्ट बॉक्स नहीं, फ्रेम नहीं, सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट टैग के साथ यूज होती है, जिसकी मदद से हम लोग सिलेक्ट बॉक्स का बच्चों निर्माण करते हैं। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, सिलेक्ट टैग। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग? एसआरसी होता नहीं, लिंक होता नहीं, बोल्ड होता नहीं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो कि आप टेबल के साथ यूज कर सकते हैं। भाई मैथ की क्लास कब होती है भाई, इनको बताइए। सुबह वैसे मेरी जानकारी में 7 बजे होती है, मॉर्निंग 7 AM एकदम शार्प हमारे सर आ जाते हैं मैथ्स की क्लास के लिए एकदम फ्रेश होकर। तो बच्चों आओ आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताने के बाद हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। गुड इवनिंग एटीट्यूड ऑफिशियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी वेब की क्लास में। जितने भी लोगों ने, मुस्कान जी, प्रहलाद जी, एटीट्यूड जी, दीपक स्टडी होम, मुस्कान इलाहाबाद वगैरह, प्रहलाद कुमार मोहले, आप सभी विद्यार्थियों का, मोहम्मद सोहेल जी, MD सोहेल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बीच बीच में स्वागत करना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग बीच से आते हैं, हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो उनका भी तो मेरा धर्म है ना, स्वागत किया जाए भाई। बस वही करता रहता हूं और पढ़ाता चलता हूं। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग H1। H1 पहले भी बताया था, द लार्जेस्ट हेडिंग होता है तुम्हारा मेरे भाई 8वें का A लगाइएगा, बहुत लोग बता चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए। HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग नहीं भैया, नेटवर्क नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है। ए इज द राइट आंसर। किसका राइट आंसर होगा साहब? सौरभ जी नमस्कार, स्वागतम, आपका भी बहुत स्वागत है मेरी क्लास में बेटा। तो 9वें का बच्चों क्या आंसर होगा? ए होगा, मार्कअप लैंग्वेज आपका। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। HTML यूजेस क्या यूज करता है? HTML यूजेस यूजर डिफाइंड टैग्स, प्री स्पेसिफाइड टैग्स, प्री डिफाइंड टैग्स। देखिए यूजर डिफाइंड हो नहीं सकता, प्री डिफाइंड आपने बनाया नहीं है, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर होगा बच्चों प्री स्पेसिफाइड टैग्स। और इन टैग्स का निर्माण किया किसने है? टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम ने किया था बच्चों 1991 में। तो 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी है। 11वां प्रश्न क्या कहता है? विच इज नॉट ए टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? बच्चों वर्ड पैड भी टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, नोटपैड भी है। पेंट तुम्हारा टेक्स्ट एडिटर नहीं है, पेंट तुम्हारा इमेज एडिटर है। नॉट कहा है ना, तो 11वें का क्या आंसर आप लगाइएगा? ए लगाइएगा कि पेंट इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। 12वां प्रश्न बोलता हूं मैं अब आपके सामने। विच टेक्स्ट एडिटर इज इनबिल्ट इन विंडोज? इनबिल्ट का मतलब विंडोज के साथ बना बनाया होता है। पेंट होता नहीं, नोटपैड प्लस प्लस होता नहीं, ऑल ऑफ दीज होता नहीं, नोटपैड होता है बच्चों। नोटपैड बिल्ट इन होता है। व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ सीपीयू? ब्रेन है भैया, तुम्हारे दिमाग का जो काम है वही काम सीपीयू का है। 12वें का ए हो गया बच्चों। 13वां प्रश्न पे आता हूं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .txt। एस्काई टेक्स्ट फाइल ये बनाता है, ध्यान से जान लीजिए। तो क्या एक्सटेंशन होगा नोटपैड की फाइल का? .txt। अगला प्रश्न आओ। नोटपैड प्लस प्लस किस टाइप का एडिटर है? भैया नोटपैड प्लस प्लस तुम्हारा
ये टेक्स्ट एडिटर है और वो भी एडवांस टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड से बहुत ज्यादा एडवांस है। इसके पास कोड को फोल्डिंग करने की, ऑटो कंप्लीशन की, इंडेंट की, सिंटेक्स हाइलाइटिंग की और भी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं। नोटपैड प्लस प्लस 44 से ज्यादा बच्चों भाषाओं को सपोर्ट करता है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल, लिस्प, रूबी, पर्ल, सी हैश, ASP, XML, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं जिनको अकेले सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? नोटपैड प्लस प्लस। बच्चों नोटपैड प्लस प्लस मेरे ख्याल से बेस्ट टेक्स्ट एडिटर एट दिस मोमेंट। हम लोग भी इसको पसंद बहुत करते हैं। इतने फीचर्स हैं नोटपैड प्लस प्लस। और पूछा जाता है नहीं, जानकारी यहां पे दे दे रहा हूं। नोटपैड प्लस प्लस बनाया गया है जिस भाषा में, उसका नाम है C++। पूछा जाता है कि नोटपैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखी गई थी? C++ भाषा में लिखा गया था। बोलो भाई, इतनी जानकारी समझ में आई या नहीं समझ में आई? 14वां प्रश्न तक आ चुके हैं आप। 15वें प्रश्न के लिए बढ़ता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेब पेज के जो एडिटर्स हैं वो किस फॉर्मेट पर काम करते हैं? इस पे नहीं एक चीज है WYSIWYG। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों, एक एक लेटर का मतलब है। W फॉर वॉट, Y फॉर यू, S फॉर सी माने देखना। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। जैसा आप देखेंगे, विनीत जी नमस्कार, जैसा आप देखते हैं वैसा ही आपको मिलेगा, अर्थात हिंदी रूपांतरण है किसका? WYSIWYG का, कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा देख रहे हो वैसा पाओगे, कोई अंतर नहीं करता। कौन? वेब पेज एडिटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। यानी ये यहां भरा जाएगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यू विल लुक लाइक दैट। प्रणाम विनीत जी, प्रणाम, स्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। चलो आगे चलें। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स, उन्हें आप क्या बोलेंगे? वेब प्रोग्राम्स, वेब पेज एडिटर्स, वेब मास्टर्स, क्या वेब लिंक्स? वेब पेज एडिटर्स वो सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आप वेब पेज को डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स का निर्माण करते हैं, वो है वेब पेज एडिटर, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस। तो 16वें का करेक्ट उत्तर होगा बी। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। नेम एनी वन टेक्स्ट एडिटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। फूलचंद कुमार जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, 17वां नंबर प्रश्न क्या है? कोई टेक्स्ट एडिटर का नाम बताओ। इसमें से कौन टेक्स्ट एडिटर है? HTML तो होगा नहीं, फ्रंट पेज है नहीं, मैं पेंट होता नहीं। नोटपैड इसका आंसर होगा। 17वें प्रश्न का राइट आंसर सी लगाइएगा। 18वां, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट की टू ओपन, क्या ओपन करता है? 18वां नंबर प्रश्न। चलिए, थैंक यू विनीत जी, आपने कहा कि आप मेरी क्लासेस हेल्पफुल रही। मेरा ये शुरू से प्रयास रहता है बच्चों की आपकी क्लासेस हेल्पफुल बनाऊं, आपकी जानकारी बढ़ाऊं और आपकी मदद करूं, चाहे वो BCA का हो, चाहे वो O लेवल का हो या किसी अदर कोर्स के बच्चे हों। प्रयास हमारा ईमानदारी से होता है। यस मिस्टर राज, प्लीज कम इन द क्लास। वेलकम टू माय क्लास मिस्टर राज जी। किंग ऑफ ब्लॉग्स, नमस्कार आपको भी भैया। विराट जी, आप लोग की आईडी देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, इतनी स्टाइलिश आईडीज आपकी बनाते हो यार, आनंद आता है आईडीज देखकर बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से ओपन क्या होता है? तो एक और एडिटर है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है वैसे ही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, ओपन सोर्स एडिटर है। ये तुम्हारा बच्चों कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता है। अगर आप प्रेस करते हैं शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हुआ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इज द शॉर्टकट की फॉर, किस लिए यूज होता है? बताइएगा। 19वां नंबर प्रश्न, खोजने के लिए, फाइंड, फाइलों को खोजने के लिए। फाइंड इन द फाइल, किसी फाइल में कुछ सर्च करना है, आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का यूज कीजिए, सबलाइम के अंतर्गत यूज होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट एडिटर? वीएस कोड भी होता है, नोटपैड भी है, सबलाइम भी है, पेंट नहीं है। पेंट आपका इमेज एडिटर है बच्चों। यस बिल्कुल, प्लीज हमारे चैनल में आपका स्वागत है एटीट्यूड ऑफिशियल जी। आप सभी विद्यार्थियों का जो इन्होंने पहली बार मेरी क्लास को ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत है और निरंतर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए बच्चों, आगे बढ़ते हुए 20वें प्रश्न के बाद, 20वें का आंसर हो गया ए। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बूट स्ट्रैप क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, नाम आपने जरूर सुने होंगे। बूट स्ट्रैप क्या है? ये एक प्रकार का बच्चों वेब एप्लीकेशन है। क्या है ये? वेब एप्लीकेशन। जैसे तुम्हारा CSS फ्रेमवर्क है, वैसे ही बूटस्ट्रैप भी एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। तो 21वें का ए लगाइए। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। हु इज द ओनर ऑफ W3 CSS? बताओ भाई, कौन ओनर है? नाइलिट है क्या? W3 framework.org है क्या? नहीं। 22वां नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। W3 स्कूल्स, W3 स्कूल्स एक साइट है जिसको W3C वालों ने बनाया है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वालों ने बनाया है, और ये उसी के ओनर की बात कर रहे हैं। तो भैया W3 CSS का ओनर कौन है? W3schools.com पूछा जाता है। 23वें नंबर पे आते हैं। W3 CSS इज अल्टरनेटिव ऑफ, किसका है? BCA सेकेंड सेमेस्टर की क्लास विनीत जी बस O लेवल एग्जाम के बाद मैं शुरू करने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और शुरू होगी क्लास। सब पढ़ाएंगे, खोज खोज के पढ़ाएंगे, काम ही यही है भाई, बस सीक्वेंस से चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता सकता आप में से कोई? बूट स्ट्रैप, मैंने अभी भी कहा था कि W3 CSS जैसा ही बूट स्ट्रैप है, तो ए लगाना इसका आंसर। 23वें का आपका ए इज द राइट आंसर। 24, W3 CSS का करेक्ट CDN, CDN माने लिंक रिसोर्स, जहां से हम उसको एक्सेस करते हैं। 24वां प्रश्न बताइए क्या होगा? 24 करेक्ट सीक्वेंस ये है, पहला ए, https www.w3schools.com/w3css/4/w3css। तो 24वें का राइट आंसर कुछ नहीं आ रहा है तो आने लगेगा। राज जी घबराइए मत, बस लगे रहिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, सब आने लगेगा बेटा, आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24वें का राइट आंसर ए लगाइएगा। और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। W3 CSS क्यों यूज किया जाता है? कोई बताएगा? 25 नंबर प्रश्न, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए नहीं, सर्वर साइड के लिए नहीं, ऑल के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। ये रिस्पॉन्सिव क्या होती है वेब डिजाइनिंग? व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब आप ऐसे वेब पेज बनाने में समर्थ होंगे जो कि किसी भी तरह के डिस्प्ले साइज, चाहे मॉनिटर हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे तुम्हारे स्मार्टफोन्स हो, चाहे वो तुम्हारे टैब्स हो, सब पर प्रॉपरली डिस्प्ले करेंगे। तो 25वें का सी हो गया। 26, W3 CSS provides
द CSS फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल ऑफ द अबव। इसका उत्तर मैं ब्लॉक कर दूं, ऑल ऑफ द अबव। दिख रहा है आपको बच्चों? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना बच्चों? 26 प्रश्न तक आप चल चुके हैं। 27वां नंबर प्रश्न पे आइए। W3 CSS कलर क्लास किस लिए यूज होता है? सेट बैकग्राउंड कलर, सेट टेक्स्ट कलर, सेट बॉर्डर कलर, या कहें तो ऑल ऑफ दीज कलर से संबंधित जितना भी कार्यक्रम है वो W3 कलर क्लास का ही वर्क है बच्चों। तो 27वें का डी लगाना और आगे बढ़ो। चलो 28वें प्रश्न पर। W3 कंटेनर क्लास एड्स, बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेफ्ट एंड देखो, एड लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। कितने पैडिंग? 16 पिक्सल। ये 16 पिक्सल को हम लोग एक बात जान लो, एक और नाम से भी बोलते हैं 1 EM। CSS में एक पैरामीटर होता है EM। एक EM 2 पिक्सल, सॉरी, एक EM 16 पिक्सल के इक्विवेलेंट होता है, याद रखना। तो भैया W3 कंटेनर क्लास 16 पिक्सल की पैडिंग देता है, यानी एक EM की पैडिंग देता है लेफ्ट एंड राइट से। और एक और क्लास है W3 पैनल, वो पैडिंग भी देता है और मार्जिन भी देता है 16-16 पिक्सल की। तो ज्यादा बेटर हम पैनल क्लास को कहते हैं। 28 तक आ गए। 29 नंबर, W3 कंटेनर किसके लिए परफेक्ट है? बोलो, डिव, आर्टिकल, हेडर, फुटर, सेक्शन। मैं कहूंगा सबके लिए, क्योंकि ये सारी जो क्लासेस जिसके नाम टैब्स आप देख रहे हैं, ये कंटेनर एलिमेंट्स हैं। HTML के सारे कंटेनर एलिमेंट के लिए W3 कंटेनर क्लास इज द परफेक्ट क्लास। 30वां प्रश्न, W3 पैनल क्लास एड्स, अभी मैंने बताया 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। तो भैया बी ऑप्शन लगाओ ना, जो बताते जा रहे हैं वही तो आता भी जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको। अयोध्यावासी ब्लॉग्स जी, आपका स्वागत है। 30वें प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। 31 नंबर पे आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोपिंग टाइप डज जावास्क्रिप्ट यूज? किस तरह का इस वेरिएबल स्कोप जावास्क्रिप्ट तुम्हारा यूज करता है? सीक्वेंशियल, सेगमेंटल, मैं कहता हूं लेक्सिकल, जिसमें अल्फाबेट्स की मदद ली जाती है। 32 नंबर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा? फंक्शंस आर कंसीडर्ड एज फील्ड्स, functions and values are, there is no hard distinctions, variables are specific, there is no difference। ऐसा तो है ही नहीं है कि कोई डिफरेंस नहीं होगा। बताओ भाई इसका आंसर क्या लगाएं? 32 नंबर का। आई वॉन्ट द आंसर ऑफ 32 नंबर। बी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 33 नंबर, Why JavaScript is needed? क्यों भाई JavaScript इंजन की जरूरत क्यों पड़ती है? सेकेंड सेमेस्टर अंजलि जी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं, निश्चिंत रहिए, पढ़ाएंगे, तैयार रहिएगा बिल्कुल। सेकेंड सेमेस्टर की क्लास जल्दी से ही चालू करेंगे, देर ज्यादा नहीं करेंगे। 33वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत है इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट। क्या आंसर होगा? सी। 33 का सी लगाना। 34 नंबर पे आना। वाई इवेंट हैंडलर्स इज नीडेड इन जावास्क्रिप्ट? अलाउ जावास्क्रिप्ट कोड टू अल्टर द बिहेवियर ऑफ विंडोज। हैं? चेंज सर्वर लोकेशन नहीं। बताओ भाई इसका आंसर क्या दिया जाए 34 नंबर प्रश्न का? हैं? तो भैया मुझे लगता है सबसे अच्छा आंसर ए है, अलाउ जावास्क्रिप्ट कोड टू अल्टर मानी चेंज द बिहेवियर ऑफ विंडोज। 34वें का ए लगा दो, 35 की ओर बढ़ चलो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेमवर्क? JavaScript.net, JavaScript.net सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे पेपर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी है, DBMS भी है, कंप्यूटर का डिजिटल भी है, तो बहुत सारे पेपर्स हैं बेटा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप गूगल से देख भी सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर होते हैं। 35 का जो आपका आंसर होगा कि कौन फ्रेमवर्क नहीं है, तो भाई जावा स्क्रिप्ट तो लैंग्वेज है ना, स्क्रिप्टिंग, फ्रेमवर्क कहां है? 35 का बी होगा। 36 इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो कि रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड द रिस्पॉन्स टू जेएस एरर ऑन क्लिक, ऑन एरर, ऑन मैसेज, ऑन एक्सेप्शन? एरर को कौन फाइंड आउट करता है? बताइए भाई। 36 नंबर का क्वेश्चन, ऑन एरर। ये ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर कब होता है बच्चों? जब कोई एरर आपकी रेज होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। 37 नंबर पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस इज ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क। बताओ भाई क्या होगा? 37वां नंबर प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये ओपन सोर्स है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, याद रखिएगा। एंगुलर जेएस बैकएंड नहीं है, और एंगुलर जेएस को आप क्या है, डाउनलोड करते हैं फ्रॉम गूगल एप्लिक्स ना। तो 37 का बी हो गया। 38वां, Which of the following is correct syntax for writing Angular JS expression? 38वां प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे आप लोग? एक्सप्रेशन कैसे देते हैं एंगुलर जेएस में? एक्सप्रेशन को आप डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोवाइड करते हो बच्चों। तो 38वें का ए ऑप्शन सही होगा। 39वें प्रश्न पे आता हूं। Which of the following components can be injected at a dependency? Factory, service, value या all? क्या होगा भाई? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, सभी चीजें इसमें लगा लो, सही है। 40 Which of the following directive is used to start Angular JS application? याद कर लो, ये बहुत पूछा जाता है कि एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का पॉइंट क्या है? एनजी ऐप, ये सब डायरेक्टिव्स हैं। एनजी रिपीट करता है, इनिट इनिशियलाइज करता है, एनजी मॉडल बाउंड करता है, लेकिन एनजी ऐप आंसर होगा 40 का सी। अगला प्रश्न, डेटा एचटीएमएल लाइक फॉलोइंग डायरेक्टिव। बाइंड, देखिए अभी बाइंड शब्द है ना, कि एचटीएमएल को बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है? एनजी मॉडल। तो इसका आंसर क्या होगा? 41वें प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। जो बात अभी मैंने पीछे कही वही आपके सामने बच्चों रख दी लाकर। तो 41वें का डी लगाइएगा। 42वां नंबर प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स? प्रीफिक्स माने पहले, डायरेक्टिव के पहले एंगुलर जेएस में लगता है क्या? एनजी। एनजी शब्द का यूज होता है, एनजी फॉर एंगुलर जेएस, कुछ इस टाइप की चीज है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 43वां नंबर, द लोएस्ट लेवल व्हाट इज ए मॉडल ऑफ इन एमसीवी? Model of the pattern responsible for maintaining data, represent server side data, represent data stored in the database, none of the mentioned. 43 प्रश्न थोड़ा सा मुझे कम जम रहा है, बट जान लो ए लगा देना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है मे बी। Which of the following is an advantage of Angular JS? बताओ भाई। Use dependency injection, बिल्कुल। Code is unit testable, आप टेस्ट यूनिट बनाकर कर सकते हैं। Provides reusable components,
या कहें तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे तुम्हारे बच्चों ये सब कुछ एडवांटेज हैं किसके? 44वें का डी होगा एंगुलर जेएस का। व्हाट इज रिएक्ट जेएस? कौन बताएगा? यह प्रश्न भी आ सकता है कि रिएक्ट जेएस क्या है। फ्री एंड ओपन सोर्स, सुन लो, फ्री एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। रिएक्ट फ्री है, ओपन सोर्स है, जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। तो 45वें का सी होगा आपका। 46वां नंबर, Which of the following acts as the input of a class-based component? Class, properties, factory या none? 46 का properties, यानी props लिखा है शॉर्ट में। 46 का बी हो गया। React JS written in which of the following language? अब बताओ, React JS किस पे लिखा गया है? प्रश्न अच्छा है, पढ़ लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके। 48, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी वैलिड रिएक्ट कंपोनेंट रिटर्न? कितने एलिमेंट वैलिड माने जाते हैं? 48वें में 1 एलिमेंट ही हमेशा रिटर्न होते हैं बच्चों, तो बी लगाइएगा। The web development environment offers which standard construct for data validation of the input entered by the user? Client side event, server page access, permit server side, control loop construct। बताओ 49, ये वैलिडेशन से रिलेटेड है। कंट्रोल्ड लूप कंस्ट्रक्ट इसका सही उत्तर होगा। 50वां प्रश्न क्या कहता है? The main purpose of a live wire in Netscape is create linkage between client and server, permit server side JavaScript code to connect RDBMS, support only non-relational database to interpret JavaScript code। 50वां, संदीप जी नमस्कार। 50वां प्रश्न का उत्तर होगा परमिट सर्वर साइड JavaScript code to connect RDBMS। तो द करेक्ट आंसर इज बी। और बच्चों इस प्रकार से ये भी सेट आपका समाप्त हुआ। इस